नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। देश की राजनीति के नर्व सेंटर यानी कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक अजीब तरह की राजनीति चल रही है। एक तरफ राजा योगी आदित्यनाथ हैं, जो उत्तर प्रदेश के शासक हैं, मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक खड़े हैं संत, जो कि शंकराचार्य हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य नहीं मान रहे, तो शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ को योगी नहीं मान रहे। अब इन दोनों की जो लड़ाई है, वो अभूतपूर्व है। एक पहली बार हो रहा है कि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और वहाँ के संत यानी कि शंकराचार्य के बीच में जंग छिड़ी हुई है। और अब उस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है कि शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि 11 मार्च को उन्होंने कहा है कि देश भर के संत और सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं, वो लखनऊ में जमा हों, गौ हत्या के विरोध में। लेकिन कुल मिलाकर ये जो जमावड़ा है, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। और उन्होंने चुनौती दी है कि अगले 10 दिनों में संत समाज ये तय कर ले कि वो किसके साथ खड़ा है, वो योगी के साथ खड़ा है या फिर सनातन धर्म के खिलाफ के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने योगी को असली हिंदू और ढोंगी के बीच में उन्होंने कहा कि योगी असली हिंदू नहीं है, बल्कि वो वेशधारी हैं, एक तरह से ढोंगी करार दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई संत अगर ढोंगी कह रहा है और खुलेआम चुनौती दे रहा है, तो ये किस तरह की सत्ता को चुनौती देने वाली बात है। लेकिन इस कहानी में 2 और पात्र की एंट्री हो चुकी है और वो दोनों पात्र, सवाल ये है कि वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं या फिर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। वो दोनों पात्र हैं उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम यानी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और काफ़ी दिनों से ये जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई जनवरी के महीने से, तब तक उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि चोटी खींचना यानी कि जिन बटुकों का चोटी खींचा गया था, शंकराचार्य के साथ में जो शिष्य थे, उनकी जो चोटी खींची गई थी उस प्रयागराज के संगम के स्नान के दौरान में, वो एक तरह से महापाप है, महाअपराध है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद आज उन्होंने 101 बटुकों को बुलाया घर पे, जिनका कि उन्होंने सम्मान किया और उसके बाद सम्मान करने के अलावा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि बटुकों का सम्मान हमारा सौभाग्य है। और इससे पहले केशव मौर्य तो कह ही चुके हैं कि हम शंकराचार्य से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि वो स्नान करें और एक तरह से जो ये महापाप लगा है, उसमें अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक है, जो क्रूशियल वोट बैंक है, खास करके बीजेपी के लिए, उस तबके में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है या योगी आदित्यनाथ अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं है। कल शाम मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, दोनों डिप्टी सीएम भी मोहन भागवत से मिले। तो इन सब के मद्देनज़र ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की कोशिश है या फिर बीजेपी की तरफ से जो योगी आदित्यनाथ का पलड़ा है, जो अपनी वो पोजीशन पे हैं कि वो शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि हर कोई अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकता, तो वो अपनी पोजीशन पे अड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि इससे कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अगले साल है, उसमें कहीं फिर से 2022 का बवंडर न खड़ा हो जाए, जब ये कहा गया था कि ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से और बीजेपी को ब्राह्मणों को साधने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ा था उस चुनाव में। तो इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुनीता अरन जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान टाइम की रेज़िडेंट एडिटर रही हैं और कंसल्टिंग एडिटर हैं। उनसे समझेंगे कि यूपी की जो पॉलिटिक्स है, किस डायरेक्शन में जा रही है। शरद सरन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और शशिकांत पांडे जो कि प्रोफ़ेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। लेकिन शुरुआत करते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी, आपने तो पॉलिटिक्स काफ़ी लंबे समय से यूपी की देखी है। ये जो 2 डिप्टी सीएम कूदे हैं, ये क्या ऊपर से उन्हें कहा गया है कि आप डैमेज कंट्रोल कीजिए या फिर ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं?
क्योंकि ब्राह्मण लीडरशिप होने के बाद भी, डिप्टी सीएम होने के बाद भी अगर ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों को सैटिस्फाई नहीं करते हैं और चुप्पी बनाए रखते हैं, तो फिर ऐसे डिप्टी सीएम की ज़रूरत क्या है? तो आप इसको कैसे रीड कर रही हैं कि जिस तरह से वो बटुकनाथ का सम्मान करने के लिए आज ब्रजेश पाठक जी उतर आए मैदान में? देखिए, 2 इश्यूज़ हैं यहाँ पे। जब ये शंकराचार्य वाला इश्यू आया था, उस समय तो शंकराचार्य जी का था। ये जो शंकराचार्य माघ मेला वाला मुद्दा है, उसके 2 पार्ट्स हैं आज की तारीख में। पहले तो एक ही था। एक तो शंकराचार्य जी को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और एक वॉर ऑफ वर्ड्स है शंकराचार्य और सीएम में। सीएम एक महंत हैं, मठाधीश भी हैं। तो इस इश्यू को लेके कोर्ट में भी है, और दूसरा ये है कि दोनों में जो चल रहा है उससे संत समाज भी बटा हुआ है। 2 शंकराचार्य सामने आए हैं, बाकी संत समाज थोड़ा बटा हुआ है। दूसरा है बटुको वाला। ना बटुको वाला अगर आप देखिए, ब्राह्मण्स के लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। वो शिखर जो होता है वो मैटर ऑफ प्राइड होता है। उसकी रिलीजियस एक सैंक्टिटी, एक रिलीजियस उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो कहीं ना कहीं पे जो ब्राह्मण्स एक ओपिनियन मेकर्स हैं, ये चर्चा में बहुत आया कि योगी जी की सरकार में बटुकों की शिखर को खींचा गया। अगर कोई एक्शन हो गया होता, जैसे कि पहले शुरू में कहा गया था, तो मुझे लगता है वो खाली फिर शंकराचार्य तक ही मुद्दा रहता। और वो शंकराचार्य वाला मुद्दा मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा ब्राह्मण्स को डिस्टर्ब कर रहा है जिस तरह से बटुकों वाला मुद्दा डिस्टर्ब कर रहा है। बट क्योंकि कोई एक्शन भी नहीं लिया गया बाय द गवर्नमेंट, उससे एक और हुआ, तो ये डेफिनेटली आज की तारीख में डैमेज कंट्रोल है। दोनों जो डिप्टी सीएम्स है वो बिना दिल्ली के मर्जी के कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने माफी मांगी थी शुरू में, और कहा था हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, बट वो उनसे मिलने तो नहीं गए थे ना, घर से बैठ के उन्होंने माफी मांग ली थी। अब 1 महीने के बाद जब उन्होंने देखा यूजीसी को लेके भी ब्राह्मण्स बहुत नाराज है, ब्राह्मण बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं पे जरूरत लगी होगी कि इस मसले को अभी ही इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करा जाए, इसको दबाया जाए। और उसके बाद उन्होंने, ब्रजेश पाठक जी ने एक बटुकों के लिए ये करा। बट इन चीजों की एक पॉलिटिकल मैसेजिंग आप कहिए हो जाती है, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो एक इन दोनों ने अपना एक ब्राह्मण लीडरशिप में, उनके ब्राह्मण्स उनसे कहते होंगे क्या हो रहा है तुम्हारी सरकार में, अंडर प्रेशर होंगे, तो उन्होंने हो सकता है दिल्ली से या मोहन भागवत जी से पूछ के कर लिया होगा। पर बहुत लेट है। अभी 1 महीने में तो कितनी चर्चा हो गई इस बारे में। बिल्कुल सुनीता जी, यही सवाल था कि पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान को भी चुनाव के दौरान एक पूरी कमेटी सेंटर को बनानी पड़ी थी और उसमें सारे लीडर को ये बुलाया गया था और सबको ये कहा गया था कि ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए मैसेजिंग करो, और फिर तमाम नेता एक्टिव हुए, कलराज मिश्रा से लेके लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेके पूरी भी चुनाव के बीच में ये सब हो रहा था। तो फिर ये जो कांड हुआ है, जिस तरह से बटुकनाथ की चोटी खींची गई और शंकराचार्य के साथ में जो भी ह्यूमिलिएशन हुआ एक तरह से, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं है। योगी जी तो अभी भी विधानसभा में ये कह रहे हैं कि भाई हर कोई शंकराचार्य नाम अपने नहीं लगा सकता और लॉ विल टेक इट ओन कोर्स, जो कानून का काम है वो कानून करेगा। तो क्या योगी के न चाहने के बाद भी दिल्ली जो है वो प्रधानमंत्री अमित शाह को लगता है, क्योंकि ये भी बात बहुत सिग्निफिकेंट है कि शंकराचार्य अगर सीधी मुठभेड़ ले रहे हैं तो कहीं न कहीं से उन्हें स्ट्रेंथ शक्ति मिल रही है। तो क्या दिल्ली के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, दिल्ली के दबाव में हो रहा है, पर दिल्ली की नॉलेज में तो डेफिनेटली हो रहा है। कितना दबाव है मैं नहीं कह सकती हूँ। और जितना हम लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, वो बहुत स्टबन है और बहुत विंडिक्टिव हैं। और शंकराचार्य जी ने भी जो बोलना था वो बोला। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी तरह से स्पे करा, उन्होंने मोदी जी को भी स्पे नहीं करा है। तो हो सकता है ये जो पूरी, मैं इसका दूसरी तरह से देखती हूँ कि ये वो चाहते हैं कि ये जो ब्राह्मण्स वाला मुद्दा है ये तो हैंडल हो जाए। बट मुझे नहीं लगता वो शंकराचार्य में बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे। ना दिल्ली होगी सॉफ्ट, ना यूपी होगा। क्योंकि जो ये पीठ है स्वरूपानंद जी वाली, ये पहले से ही कांग्रेस से ज्यादा जुड़ी हुई पीठ है। और राम मंदिर के वक्त पे भी जो उनके स्टेटमेंट्स आया करते थे स्वरूपानंद जी से, वो थोड़ा सा वीएचपी और इन लोगों से अलग थे। तो ये पीठ अलग है। दूसरा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी बहुत चीजें बोली हैं जो कि पीएम के भी खिलाफ बोली हैं। तो
तो जिस तरह की मुझे लगता है सरकारें हैं आजकल, वो इतनी आसानी से तो छोड़ती नहीं है। और आप देखिए ना, कोई ज़्यादा संत समाज इनके फ़ेवर में आया भी नहीं है अभी तक। थोड़े ही लोग आए हैं जिन्होंने, वो भी शंकराचार्य वाले इश्यू पे आया है। तो 2 है इसका हिस्सा, एक है ब्राह्मणों की नाराज़गी दूर करना, जिसको वो एड्रेस कर रही है बीजेपी। दूसरा है इनको जो भी इनके बारे में डिसीजन लेना, वो उन्होंने योगी पे छोड़ दिया। और आपको लगता है कि इसका कोई आगे पॉलिटिकल रेमिफिकेशन और आगे आने वाले दिनों में होगा? क्योंकि जो योगी जी की सत्ता को लेकर बार-बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि दिल्ली के जो चहेते हैं वो केशव मौर्य हैं और इस तरह से केशव मौर्य की जो पोजीशनिंग होती है बार-बार। लेकिन चूँकि विधानसभा चुनाव में मात्र 1 साल का समय बचा है, वैसी स्थिति में दिल्ली कोई रिस्क नहीं लेगा कि इस समय मुख्यमंत्री को हटाने का, योगी आदित्यनाथ को हटाने का। लेकिन जो बाकी भी नेता हैं, जैसे आज जो यूपी में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप चल रही है, जहाँ पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रीता बहुगुणा जैसे नेता जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनके भी स्टेटमेंट देखें, वो सब ये कह रहे हैं कि ये तो महापाप है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारी पे जिस बात का आप ज़िक्र कर रही हैं कि अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो जाती तो ये मामला थोड़ा डाइल्यूट हो जाता। लेकिन कहीं न कहीं जिसको कहते हैं प्रशासन की हेकड़ी जिसके कारण जो ब्राह्मण लीडरशिप भी है बीजेपी में वो भी कहीं न कहीं मुखर हो रही है इस समय। देखिए, ये तो काफ़ी टाइम से हो रही है ब्राह्मण लीडरशिप। और यहाँ पे ब्राह्मण एमएलएज़ की मीटिंग भी हुई थी। उल्टा उस पे तो पंकज चौधरी जी ने कहा था कि इस तरह की बैठक, ब्राह्मण्स की पहले एमएलएज़ ने मीटिंग करी थी, लीडर्स ने। फिर उसके बाद उनको कहा गया था कि इस तरह की मीटिंग मत करिए। फिर कलराज जी और बाकी ब्राह्मण वो सब यूजीसी के बाद एक्टिव हुए थे। अगर आप देखें, ज़्यादा जो मुद्दा बड़ा बन रहा है, वो ब्राह्मण्स के लिए और स्टूडेंट वर्क जो यूथ है, उसके लिए यूजीसी है, ना कि चोटी ये शिखर या शंकराचार्य। उनके लिए आज की तारीख में जो यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स में हो रहा है, वो यूजीसी के मुद्दे पे हो रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो आज की तारीख में बट गई है। तुम दलित तो देखिए, दलित्स जो हैं वो अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, वो चुपचाप सहने वालों में से नहीं है। तो दलित अलग से अपनी बात उठा रहे हैं, और उधर से ब्राह्मण्स को ये लग रहा है कि इस तरह से तो हम दबते जाएंगे, तो उन लोगों ने भी उठाना शुरू करा है। जो आपने बात योगी आदित्यनाथ की करी, मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये बहुत स्पेकुलेशन 22 से रह रहा है कि योगी जी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, योगी जी को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि योगी जी आरएसएस में उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा के डिसिप्लिन वाले नहीं होंगे। वो जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे, नहीं तो मठ चले जाएंगे। मठ से वो क्या करेंगे, ये तो बीजेपी को सबसे ज्यादा पता है। क्योंकि जब वो हिंदू वाहिनी के नेता थे और नाराज हो जाते थे टिकट पे, तो बीजेपी के सीनियर लीडर्स उनको मना नहीं चाहते थे। तो मुझे नहीं लगता, ये सारा स्पेकुलेशन है। और जब तक योगी जी कुर्सी पे रहेंगे, तब तक वो अपने हिसाब से चलेंगे। और अब वो धीरे धीरे और असर्टिव हो रहे हैं। बीच में तो थोड़ा लग रहा था कि वो थोड़ा सा नहीं उतना ज्यादा उसमें, अब तो ही इज लाइक एन एंग्री मैन। तो हाँ, और वो अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके टारगेट जी किया। निशाना जी जी रेखा गुप्ता जी नहीं थी बल्कि कोई और था। जी जी, वो अब एक ब्रांड बन गए हैं। अब वो ब्रांड है। और आज की तारीख में वो जानते हैं कि बीजेपी सोच रही है कि मेरे को हटाने में फायदा है कि मुझे रखने में फायदा है। और जब आपकी इतनी वैल्यू है, तो आप डर के क्यों काम करेंगे? आप अपने आप सोचिए, अगर हम भी हों तो हम भी डर के क्यों काम करेंगे? खुल के काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब दोनों जो हमारे थैंक यू। पैनलिस्ट हैं, शरद शरण जी और थैंक यू। थैंक शशिकांत यू। जी। शरद जी, आप लोग तो अखिलेश जी ने जैसे ब्रजेश पाठक के इस पूरे कार्यक्रम को और जो अभी उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भी कुछ बातें कही थी, उसको लेके अखिलेश जी ने ट्वीट किया। तो आपको लग रहा है कि एक अपॉर्च्युनिटी है कि जो ब्राह्मण समुदाय जो बीजेपी से अगर नाराज़ होता है, तो समाजवादी पार्टी के लिए एक अपॉर्च्युनिटी और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने जो कास्ट कोलिशन किए वो काफी स्ट्रैटेजिक था जिसमें कि जो पीडीए है उसमें काफी दलित और कुर्मी वोट बैंक कोयरी वोट बैंक आप खींचने में कामयाब रहे हैं। तो अगर ब्राह्मण ऐड हो जाता है इस बीजेपी के इन सब की जिसको कहते हैं कारगुजारियों से, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। देखिए, जो हम लोग
सतही तौर पर देख रहे हैं कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो क्या कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकती है? मैं सोचता हूं कि हमको थोड़ा इसकी तह में जानना चाहिए पहले, उससे पहले, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि अगर पार्टियों की अपेक्षाएं हैं कि ब्राह्मण उनके साथ आ जाएगा, तो उनके कारण क्या है और उनकी इंटेंसिटी क्या है, कि चांसेस कितने हैं। मैं आपको इसके तह में ले जाना चाहूंगा, थोड़ा समय लूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं संघ के माध्यम से ये थॉट प्रोसेस है कि हम हिंदुइज्म को अपनी पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यूज करते हैं और इमोशनली यूज करते हैं। लेकिन जो सिस्टम इन टोटलिटी देश में है, जब तक सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं होंगे, हम लॉन्ग टर्म प्लान पे काम नहीं कर सकते। और जब उसकी बात आती है, तो आपने उसका जमीन पर पहला उदाहरण देखा होगा, जब अयोध्या मंदिर का 2024 के पहले जो पूजन कार्यक्रम हुआ था, आप चाहे उसका उद्घाटन कहिए, पूजा पाठ करके खोलने का कहिए, मेरे पास, मैं धार्मिक मसलों में थोड़ा कमजोर हूं तो वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसमें लगातार ये बात उठी थी कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है, और जो अधिष्ठाता हैं इस देश के, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, जो भी मोदी जी के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी कि वो सीनियर होंगे, उनको नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं उसी के धारा से ये निकल के बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब हिंदू का जो कोर इकोसिस्टम है उसको कंट्रोल करना चाहती है। वो चाहती है राज धर्म, राजतंत्र और संत व्यवस्था सब मिला करके सत्ता और शासन उनके पास रहे, ताकि आगे चल के उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा दूसरों पे ना रहे। और कुंभ की घटना के बाद और माघ मेला आते आते ये जो विस्फोट हुआ है, जो शंकराचार्य जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये एक बड़े प्लान का छोटा हिस्सा था या शुरुआती हिस्सा था। आप इसको एक घटना के तौर पे नहीं ले सकते कि उनकी पालकी नहीं जाने दिया और उनको नहाने नहीं दिया, क्योंकि अगर लेकिन आप थोड़ा बाकी पीछे जाए तो शंकराचार्य या चेन्नई, बाकी शंकराचार्य या जो बाकी सनातन धर्म के संत हैं, वो तो उनके साथ में एसोसिएट नहीं कर रहे हैं ना। तो उससे कैसे प्रूफ होता है कि वो एक लार्जर प्लान का हिस्सा था और एक अंदर से ही रिवोल्ट हुआ है। वो तो एक तरह से ये दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए हैं उसमें। सिर्फ चूंकि सनातन धर्म और ब्राह्मण वोट बैंक जुड़ा हुआ है, तो शायद बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। लेकिन एक लार्जर जिसको कहते हैं सिंपैथी, जिस तरह से आपको याद होगा कि यूपीए के दौरान में 2004 में जब सरस्वती जी को अरेस्ट किया गया था, तो पूरे देश भर में एक लार्जर एजिटेशन शुरू हो गया था। उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं बहुत माफी के साथ चाहूंगा, हम लोगों को ये जो प्री 1989 का नॉस्टैल्जिया है कि जेल भरो आंदोलन, सड़क जाम करो, चौराहों को जाम करो, जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है, उसकी बिल्कुल उसको आप हांफने पे मजबूर कर दें, तभी क्रांति दिखेगा, तभी आंदोलन दिखेगा, ऐसा नहीं है। और इसका छोटा सा घटनाक्रम अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जो उन्नाव के सेंगर साहब हैं उस मसले में देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं बिना सड़क पे किसी आंदोलन के, और जो महिला पत्रकार थी, आपने खुद देखा कि वो इंडिया गेट पे एक सिर्फ उस महिला के साथ बैठे थे जिनके साथ घटना हुआ था, और देश में इतना अंडर करंट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दिया तुरंत। और हम और आप लोग अब राजनीतिक पटल पे बैठ के बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि किन किन चीजों से क्या क्या प्रभावित होता है। उस फैसले ने कहीं ना कहीं ये स्थापित किया था कि अब जेल भरो, चौराहा जाम करो, चक्का जाम करो के अलावा भी बहुत से रास्ते बन गए हैं जिससे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इसलिए मैं उसको नहीं मानता। लेकिन आपकी बात जहां मैं कंटिन्यू कर रहा था उसी में जवाब है। आपको याद होगा, चेन्नई में एक ऐसे ही एक धार्मिक गुरु हैं, उनको कहीं ना कहीं शंकराचार्यों के समकक्ष तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। और आप जानते हैं कि संघ जब भी कभी काम करता है तो आधा हाथ आगे बढ़ाता है और चौथाई हाथ पीछे खींचता है। चेन्नई वाले केस में इन्होंने यही नापने की कोशिश की थी कि क्या हम आज इस स्थिति में हैं कि किसी धार्मिक व्यक्ति को शंकराचार्य के समकक्ष हिंदू जन भावना के अंदर स्थापित कर सके। उसी का ये हिस्सा है कि शंकराचार्य को थोड़ा सा करें कंट्रोल में,
और जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की व्यवस्था है, पूरा समग्र हिंदू चरित्र को अगर कंट्रोल करने लगेगा तो लॉन्ग टर्म में इनकी पॉलिटी को फायदा होगा। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, हम और आप सब जानते हैं, और मैं बड़ी बेबाकी से कहूंगा, भारत के जो तंत्र व्यवस्था रही है उसमें ब्राह्मणों का बहुत अच्छा वर्चस्व सदैव रहा है, यहां तक कि लोकतंत्र के बाद भी निरंतर रहा है। यहां तक कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अलायंसेस की सरकार रही हो, या अटल बिहारी जी की सरकार भाजपा की रही हो, 2014 के बाद निरंतर खास तौर से हिंदी पट्टी में ब्राह्मणों का लगातार कंट्रोल कमजोर हुआ है। और उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक में योगी जी के स्वयं के कारण, गोरखपुर के पुराने इतिहास के कारण, उनके जो इकोसिस्टम में जिस तरह से वो काम करते हैं उसके कारण, उनकी ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंस के कारण, उनको अपने स्वजातियों के थ्रू एक इकोसिस्टम बनाने के कारण, भारतीय जनता पार्टी की वजह से पिछले 10 साल में ब्राह्मण तंत्र कमजोर हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ये ठीक है। बहुत स्वाभाविक छटपटाहट है कि कोई मजबूत समाज निरंतर अपनी ही सत्ता में, अपने ही वोट से बनाई अपनी ही प्यारी पार्टी में अगर कमजोर हो तो छटपटाहट बहुत ज्यादा होगी। यहां तक कि अगर आप देख लें कि जब बहुजन और पीडीए के दौर में, जो पिछले दौर में कभी मायावती जी की सरकार आई, कभी समाजवादियों की सरकार आई, तो ब्राह्मणों ने अपने आप को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं नए रास्ते तलाशे। जब अपनी सरकार आई तो इस समय व्याकुलता ये है कि अगर हमारी ही सरकार, हमारी ही बनाई सरकार और हमारे लिए सरकार है और हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार है, तो हमें कहीं ना कहीं जो अपना रेलेवेंस है उसको कहीं ना कहीं साबित करना पड़ेगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि ब्राह्मणों के साथ चुनौती ये है कि वर्तमान परिस्थितियों के साथ सरेंडर करें या अपने रेलेवेंस को, जो तंत्र है उसको जताएं कि ब्राह्मण की क्या उपयोगिता है और क्या प्रमुखता है। इसलिए कहीं ना कहीं ठीक है। दूसरे दलों का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आशावादी हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। जी। बिल्कुल। शशिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो कहीं न कहीं एक फ़ॉल्ट लाइन दिख रही है कि यूजीसी वाले पे इश्यू पे जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उससे पहले ब्राह्मण एमएलएज़ की अलग से बैठक हुई, जिसको लेके बाद में बीजेपी के अध्यक्ष को कहना पड़ा कि भई आप इस तरह से कोई कम्युनिटी की अलग से बैठक नहीं कर सकते, और उसके बाद ये शंकराचार्य वाला इश्यू हो गया। तो कहीं न कहीं एक फ़ॉल्ट लाइन दिख रही है, क्योंकि जिस समाज को ये लगता है कि भई अगर 89% वोट 2022 के चुनाव में इस ब्राह्मण समुदाय ने बीजेपी के लिए किया, अगर हम 90% वोट दे रहे हैं और उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, तो फिर एक नाराज़गी पनपती है। आपको लगता है कि ये फ़ॉल्ट लाइन इमर्ज हो रहा है, या फिर शंकराचार्य का जो इश्यू है वो उतना उसका रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि उनकी उपाधि पे भी कंट्रोवर्सी है। हो सकता है कि बीजेपी ब्राह्मणों के लिए मैसेजिंग अलग से कर ले और सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन शंकराचार्य वाला जो बैटल है योगी अपना कंटिन्यू रखेंगे, या अंत में दोनों को झुकना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक ये शंकराचार्य वाला प्रकरण है, निश्चित रूप से अभी ये चर्चा में है, लेकिन आगे यह कितना मजबूत होगा, कितना इफेक्टिव होगा, अभी इस पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको समय के साथ, चूंकि चुनाव में अभी 1 वर्ष का समय है, तो ये चुनाव से पहले इस समस्या को का समाधान ढूंढ लेगी। और जिस तरीके से 18 तारीख को पिछले महीने की ये घटना घटी थी, और उसके ठीक में 1 महीने बाद 101 बटुकों को बुला करके ब्रजेश पाठक जी ने जो है उन्हें उनको सम्मान करने की कोशिश की, सपत्नीक, तो उससे एक चीज तो मैसेज है कि कहीं न कहीं वो विवाद का मुद्दा आगे न बढ़े, इसलिए उसको किसी तरीके से पैसिफाई करने की कोशिश है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर जो है वो सामने आएगा, लेकिन ये एक चीज जरूर है कि पहले से कुछ समय से ही जो भारतीय जनता पार्टी का जो ब्राह्मण वोटर है, एक तो पिछले जो लोकसभा चुनाव का अगर आप परिणाम देखेंगे तो उसमें 84% जो है ब्राह्मण वोटर्स ने 2019 में वोट किया था, और 2024 में वो 74% हुआ था। ये ठीक है कि ओवरऑल जो है वो वोट डिप्रिशिएशन हुआ था, ब्राह्मण वोटर्स का भी हुआ था। खासतौर से अभी जो यूजीसी का भी मुद्दा आया है, और एक तरह से जो सवर्ण वोटर ही जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक कोर सपोर्टर रहा है, उनमें एक नाराजगी हुई है। और कुछ और भी जो है वो एक योगी आदित्यनाथ जी से जो है वो ब्राह्मण वोटर्स की या
ब्राह्मण जो लीडर्स हैं उनकी नाराजगी है, अगर ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस तरह के और मुद्दे अगर सामने आते हैं तो एक जो असंतोष है, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि हम चुनाव से पहले इसको एड्रेस कर लें। अदरवाइज ये हो सकता है कि ये सारे मुद्दे अगर एक मिल गए तो ये कहीं ना कहीं फ्लेयर अप कर सकता है, या बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आगे किस तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को एड्रेस करती है। स्वामी अविवेकानंद जी वो आउटस्पोकन है और बड़ी बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, और इसी चीज के लिए योगी आदित्यनाथ जी भी जाने जाते हैं। उन्होंने उनके शंकराचार्य पर ही प्रश्न लगा दिया है। तो कुल मिलाकर के ये अब आगे उन्होंने कह दिया कि हम लखनऊ में रैली करेंगे, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के मोड में है, और वो ब्रजेश पाठक जी का जो इनिशिएटिव है ये खुद का उनका स्वयं का इनिशिएटिव नहीं होगा, ये ऊपर से आला कमान का डायरेक्शन होगा कि इस इशू को जो है वो पैसिफाई किया जाए और यह इशू जो है फ्लेयर अप न करे, क्योंकि ब्राह्मण वोटर्स उत्तर प्रदेश में 10 से 12% है, 12 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 20% के आसपास है, और यह एक ओपिनियन मेकर्स रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये वोट जो है कहीं भी किसी भी रूप में असंतोष जो है अगर वो एक बड़े स्केल पर का रूप लेता है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान आगे आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, सवाल ये था कि जिस तरह से शंकराचार्य कालनेमी कह रहे हैं कि खुलेआम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बातें कही कि कालनेमी कौन है ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लोगों को ये पता करना होगा कि कालनेमी कौन है, और 10 दिन का उन्होंने विंडो भी दिया कि 10 दिन में साधु संतों को तय कर लेना चाहिए कि वो योगी के साथ में खड़े हैं या सनातन धर्म के साथ में खड़े हैं। तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि कोई मिडिल पॉइंट बन सकता है, मिडिल ग्राउंड बन सकता है जहाँ पे योगी भी झुकें और शंकराचार्य भी झुकें? क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी कह रही हैं कि भाई सरकार के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि गलत हुआ, अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए और शंकराचार्य जी को भी झुक जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक मध्यस्थता की कोशिश हो रही है। देखिए, ये वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर देखें तो शंकराचार्य जी का जो मुद्दा है ये एक तरह से, और विशेषकर योगी जी के नेतृत्व के लिए भी एक एम्बैरेसिंग पोजीशन उनके सामने लाता है। एम्बैरेसिंग पोजीशन इस रूप में कि एक तरफ जो है भारतीय पार्टी सनातन धर्म की बात करती है, हिंदू हितों की बात करती है, खुद योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से आते हैं और योगी हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है उनका जो टकराव है वो शंकराचार्य जी से हो जाता है, और जहां वो उन्हें सदन में कहना पड़ता है कि वो हम किसी को भी शंकराचार्य नहीं कह सकते। तो ये एक अलग विवाद का मुद्दा बनता है। दूसरी एक एम्बैरेसिंग पोजीशन लाता है पार्टी के लिए कि उनको खुद के अपने जो कोर वोटर्स है और सपोर्टर्स है उनके साथ ही जो है, और उनका जो धार्मिक नेतृत्व है और एक दूसरा धार्मिक कम रिलीजियस कम पॉलिटिकल जो नेतृत्व है, उसके बीच में टकराहट देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सदन में यह स्टेटमेंट देते हैं कि अगर जो लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करेगा, रूल्स को वायलेट करेगा, तो हम उसे सख्ती से निपटेंगे, और यानी कि पुलिस के वो एक्शन को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डिफेंड कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के दो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने उसे महापाप कहा, और उसके बाद आज उनका स्टेटमेंट था, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा कि जिन पुलिस वालों ने यह कार्रवाई की थी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, और आज ब्रजेश पाठक जी का स्टेटमेंट आया कि नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक कहीं ना कहीं एक जो टॉप जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उनके ही स्टेटमेंट्स में एक कॉन्ट्रडिक्शंस को शो करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की स्थिति बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी जानी जाती है, और इस तरह की परिस्थितियां उसके सामने आम आती नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं इस तरह से, और विशेषकर कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो उससे अलग अलग मुद्दों पर वो नाराज भी है। यूजीसी का एक मुद्दा उसके सामने आ गया, ये शंकराचार्य जी का जो विवाद है। तो ये एक जितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान ढूंढ लेगी, उसके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा।
निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की जो कहानी पक रही है, उसमें ब्राह्मण जो वोट बैंक है बीजेपी की का जो एक बैकबोन है, जिस तरह से जाटो वोट बैंक एक समय में मायावती का बैकबोन माना जाता था और यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी का बैकबोन है, ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी का बैकबोन माना जाता है। लेकिन उसकी जो फॉल्ट लाइन है, उसकी जो नाराज़गियाँ हैं, वो कहीं न कहीं दिख रही हैं और ऐसे में शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच का जो जंग है, जो मुकाबला है, वो कहीं न कहीं बीजेपी लीडरशिप को लगता है कि इससे पार्टी का चुनावी साल में नुकसान हो सकता है और शायद इसलिए डिप्टी सीएम को ये कहा गया है कि भई आप माफ़ी माँगे या फिर कहें, स्टेटमेंट दें, मैसेजिंग करें, बटुक की पूजा करें, तो ये सारे उपक्रम उसी कड़ी का हिस्सा है। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ आगे आने वाले दिनों में झुकेंगे या शंकराचार्य को झुकना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना ही। शरद जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शशिकांत जी आपका धन्यवाद और सुनीता जी आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए।